स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। कल से शुरू होगा मानसून सत्र। मानसून सत्र की तैयारी पूरी। मुख्यमंत्री आज शाम पहुंचेंगे भराड़ीसैंण। मंत्री और अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी। सत्र में अनुपूरक बजट किया जाएगा पेश। 3 दिन चलेगा मानसून सत्र। तो ये जानकारी मानसून सत्र को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। 3 दिनों तक ये मानसून सत्र चलेगा। मुख्यमंत्री आज शाम भराड़ीसैंण पहुंचेंगे और 3 दिनों तक ये सत्र चलेगा। मंत्री और अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो मानसून सत्र को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है। कल से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इसकी तैयारियों की बात करें तो वो पूरी हो चुकी है। तो अहम जानकारी सामने आ रही देहरादून से। मुख्यमंत्री आज शाम को भराड़ीसैंण पहुंचेंगे। वहीं अगर बात करें मंत्रियों की तो मंत्री और अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला वो जारी है। तो अहम जानकारी और बताया जा रहा है कि इस सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से धनराज गर्ग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, कल से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। सत्र के दौरान क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर देखी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो मानसून सत्र है उत्तराखंड का वो कल से शुरुआत होने जा रही है और ये सत्र इस बार गैरसैंण के भराड़ीसैंण में किया जा रहा है। और आप देखिएगा जी जो पूरा सत्र है वो 3 दिन का सत्र चलेगा, यानी कि 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक ये सत्र चलेगा और इस बीच कहने के अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। और देखिए जो तैयारियां है, तैयारी की हम बात करें तो सारी तैयारियां वहाँ पर कर ली गई है। सभी पुलिस प्रशासन वहाँ पर पहुंच चुका है। इसके साथ ही जो सुरक्षा कर्मी है वो भी वहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही जो मंत्रियों का सिलसिला है पहुंचने का, अधिकारियों का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और आज देखिएगा कि मीडिया की जो टीमें हैं वो भी वहाँ पर पहुंचने वाली है। तो इसी के साथ देखिएगा कि जो 3 दिन का ये अनुपूरक सत्र होगा, यानी कि मानसून सत्र होगा, इसमें किस तरीके से जो कांग्रेस है वो किस तरीके से सरकार को घेरती हुई नजर आती है, क्योंकि माना जा रहा है कि 500 से अधिक जो पर्सन है वो इस बार इस सत्र में आने वाले हैं। और देखने वाली बात होगी कौन कौन से प्रस्ताव ऐसे होंगे कि जिन पर मोहर लगती है। और क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि कांग्रेस पहले से ही कहीं ना कहीं तो सवाल या निशान बीजेपी पर खड़े कर रही है, क्योंकि 3 दिन का सत्र है और 3 दिन का सत्र को ना काफी बताते हुए कहीं ना कहीं जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के शरण मेहरा उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं। धनराज, अगर हम बात करें तो 3 दिनों तक चलने वाले सत्र में अगर बात करें कांग्रेस की, विपक्ष की, सरकार को घेरने के लिए कौन कौन से अहम मुद्दों को उठाएगी? बिल्कुल जी, जैसे जिस तरीके से अभी हाल ही में आपने देखा कि कलकत्ता के अंदर जिस तरीके का बर्बरता एक डॉक्टर महिला के साथ की गई, उसके बाद आप यदि उत्तराखंड की बात करें तो रुद्रपुर में एक डॉक्टर के साथ इसी तरह बर्बरता की गई है। और राजधानी देहरादून की यदि मैं बात करूं तो राजधानी देहरादून में भी एक नाबालिग लड़की के साथ इस तरह की बर्बरता की गई है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी को घेरने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि कांग्रेस अभी से ही कहीं ना कहीं सड़कों पर है और लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि उत्तराखंड के जो कानून व्यवस्था है वो डगमगा चुकी है। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं गैरसैंण में जो सत्र हो रहा है उसमें कांग्रेस सरकार को घेरने का कोशिश करेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार सड़कों पर भी विधायक हो या कांग्रेस के नेता हो लगातार कहीं ना कहीं सड़कों पर भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं यदि हम मुद्दों की बात करें तो कई मुद्दे उत्तराखंड के ऐसे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है। तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को कांग्रेस घेरती हुई नजर आएगी। अभी तक जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक मंत्री और अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं। जो सिलसिला है वो लगातार जारी। वहीं मुख्यमंत्री को लेकर भी ये जानकारी मिल रही है कि शाम को पहुंच सकते हैं। तो कब तक मुख्यमंत्री रवाना होंगे भराड़ीसैंण के लिए? बिल्कुल जी, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज शाम 5 बजे पहुंचने का जो कार्यक्रम था वो है। और लेकिन जिस तरीके से मौसम खराब है तो कहीं ना कहीं देरी जरूर हो सकती है, क्योंकि उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रुद्रप्रयाग पहुंचना था और कई कार्यक्रमों में भाग लेना था। लेकिन मौसम खराब होने के कारण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी अपने हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाए हैं और देहरादून से वो अपने आवास से ही कहीं ना कहीं उन कार्यों में बैठी हुई
प्रतिभाग कर रहे हैं। लेकिन वही देखिएगा कि भराड़ी शहर की बात यदि मैं करूँ तो 5 बजे का समय है। अगर मौसम साफ रहता है तो लाजमी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 5 बजे वहां पहुंचेंगे, और यदि मौसम साफ नहीं होता है तो ये भी माना जा सकता है कि कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह ही वहां पहुंचते होंगे। जी धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पेरिस ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों ने मुलाकात की। खिलाड़ी अंकिता ध्यानी, परमजीत सिंह एवं सूरज पवार ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने तीनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उन्हें सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की, साथ ही शुभकामनाएं भी दी। बढ़ते आगे, रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में सीएम धामी को सुनने के लिए लोग वहां पहुंचे थे। सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग को कई बड़ी योजनाओं की सौगात भी दी। आज मैं इस रक्षाबंधन पर्व पर आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरा आप सबके बीच में आने का कार्यक्रम था और बहुत प्रयास भी मैंने किया कि किसी तरह मैं आप सबके बीच में पहुंच पाऊं, लेकिन मौसम ठीक नहीं होने के कारण से बीच में ही वापस आना पड़ा। इसलिए वर्चुअल माध्यम से मैं आप सबसे जुड़ रहा हूं। मैं अपनी सभी बहनों को जो यहाँ पहुंची हैं उन सबको मैं बधाई देता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, बड़े बुजुर्गों को, सभी को, और बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि बाबा केदार हमेशा आप सब पर अपना आशीर्वाद बना के रखें, हमारा प्रदेश आगे बढ़े। बाबा की कृपा से हम सब लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से ही कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए बाबा की कृपा और हम सब का साथ हमेशा एक दूसरे के साथ बना रहे। भाइयों बहनों, बहुत सारे काम आज राज्य के अंदर चल रहे हैं। आप सबको पता है कि आज हमारी बहनें, विशेषकर राखी के अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार सशक्तिकरण योजना पिछले दिनों चलाई है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री उत्सव बहना अभी चलाई है, और इनके पीछे हेतु है कि हमारी जो बहनें अपने घरों में एक से एक अच्छे उत्पाद बना रही हैं और अपने रोजगार के साथ साथ और लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं, स्वरोजगार देने का काम कर रही हैं और एक से एक अच्छे उत्पाद बना रही हैं। चाहे जिस क्षेत्र में देखिए, आज हमारी बहनों के द्वारा बनाए हुए उत्पाद, आज उसकी मांग पूरे देश के अंदर और विश्व के कोनों पर भी होने लगी है। हमने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, इसका उद्घाटन कराया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। उसके कारण से आज पूरे देश के और दुनिया के अंदर हमारे यहाँ के बने हुए मिलेट्स हैं, हमारे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हमारे खाने के सामान, हमारी बहनें जो प्रसाद बनाती हैं या अन्य प्रकार के उत्पाद बनाती हैं, उन सबको आज मान्यता मिल रही है। और हमारा भी ये प्रयास है कि सरकार इन सबको एक अच्छा विपणन का केंद्र दे। इसीलिए हमने मुख्यमंत्री सशक्त उत्सव बहना योजना प्रारंभ की है, और इस योजना के माध्यम से हमारी बहनों के उत्पाद देश दुनिया में जाएंगे। और आज एक जनपद दो उत्पाद योजना से भी स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की मातृशक्ति को हर जगह पर स्थान मिले, उसके लिए हमने सरकारी नौकरियों में भी 30% का क्षैतिज आरक्षण का विधेयक लाकर इसका प्रावधान कर दिया है। अब हर क्षेत्र में हमारी बहनों को, हमारी मातृशक्ति को स्थान मिलेगा। और 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा से हमने राज्य आंदोलनकारियों का जो क्षैतिज आरक्षण, जो 10% आरक्षण था, वो आरक्षण भी पारित कर दिया था, उस विधेयक को पारित कर दिया था। और माननीय राज्यपाल महोदय ने अभी 2 दिन पहले उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। और अब विधिवत रूप से हमारे आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को
ये आरक्षण मिलने लगेगा। खिलाड़ियों के उत्थान के लिए बहुत अच्छा था कि आज मैं जब आप सबके बीच में आ रहा था सवेरे, आज 3 हमारे राज्य से जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया, जिन हमारे खिलाड़ियों ने, सूरज पवार, अंकिता ध्यानी और परमजीत, तीनों लोगों से मैंने आज भेंट करी। पहले लक्ष्य सेन 1-2 दिन पहले यहां मिलकर गए थे। और हमारे छोटे राज्य से भी 4 लोगों का ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना, भाग लेना बहुत हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। खिलाड़ियों के उत्थान के लिए हमने नई खेल नीति हम लाए हैं, मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना। उसमें उभरते हुए खिलाड़ियों को 1500 रुपए प्रतिमाह खेल छात्रवृत्ति के साथ ही अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं। खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ किया गया है। इस योजना में 14 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 2000 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति एवं 10,000 रुपए प्रतिवर्ष खेल उपकरण खरीदने के लिए भी ये राशि दी जाएगी। पर्यटन के साथ साथ संस्कृति का संरक्षण भी हम कर रहे हैं। हम केदारखंड के सभी मंदिरों का विकास कर रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए होम स्टे योजना बहुत महत्वपूर्ण है और होम स्टे योजना को बढ़ाने का काम हमारी सरकार लगातार रूरल इंक्यूबेटर के माध्यम से भी कर रही है, अन्य प्रशिक्षण के अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से भी कर रही है। हमारी सरकार ने अभी कैबिनेट में एक मंत्रिमंडल में तय किया कि 5 करोड़ से कम की पर्यटन परियोजनाओं पर भी 1.5 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे हमारे पहाड़वासियों को, छोटे काम करने वालों को, होटल चलाने वालों को, ढाबा चलाने वालों को, होम स्टे चलाने वालों को सीधे सीधे इसका लाभ मिलने वाला है। और वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने उत्तराखंड में महिला सुरक्षा की मांग की है। धस्माना ने कहा कि देश का पूरा विपक्ष हिंडनबर्ग के मामले में जेबीसी जांच की मांग कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार का सभी घोटालों पर संरक्षण दे रही है। विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी की तेजी से कार्रवाई कर रही है, लेकिन अडानी के मामले में सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे में कांग्रेस 22 अगस्त को पूरे देश में ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर अडानी मामले में कार्रवाई की मांग करेगी। इस प्रदर्शन में प्रदेश के सभी नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश के अंदर ईडी का जो रुख है अडानी घोटाले के मामले में, कोई कान में जू नहीं रेंग रही है। इतना बड़ा हिंडनबर्ग का पहले भी खुलासा हुआ, अब भी खुलासा हुआ, सिद्ध हो गया कि सेबी की प्रमुख की संलिप्तता है, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई, जेपीसी की डिमांड हम कर रहे हैं कि जेपीसी की जांच हो, लेकिन वो जांच नहीं हो रही है। इस मामले में 22 तारीख को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राज्य की राजधानी देहरादून में ईडी के कार्यालय पे विशाल प्रदर्शन होगा। राज्य के तमाम वरिष्ठ नेता, विधायक छोड़ करके, क्योंकि विधायक हमारे गैरसैंण में रहेंगे सत्र में, सारे नेता, प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश के 2022 के सारे विधायक के चुनाव लड़े हुए लोग, 2024 के सांसद के चुनाव लड़े हुए लोग, प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश के तमाम जनपदों के जिला अध्यक्ष, सारे प्रमुख नेता इसमें शामिल होंगे। हमारा प्रदर्शन होगा 22 तारीख को ईडी मुख्यालय। लेकिन दोनों में सिग्नेचर। और वहीं बढ़ते आगे, पर्यटन नगरी रानीखेत के गांधी चौक पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का 1 घंटे का मौन व्रत रहा, जिसमें स्थानीय कांग्रेसी भारी संख्या में शामिल हुए। इस दौरान माहरा ने कहा कि प्रदेश में लगातार बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है, लेकिन भाजपा सरकार फेल रही है। भाजपा अपने राज्यों में होने वाले इस तरह की घटनाओं पर मौन क्यों है? आपको बता दें, यह मौन व्रत राज्य में हो रही बलात्कार की घटनाओं को लेकर किया गया था। और खबर रुड़की से है, जहां मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन और उनके सैकड़ों समर्थकों के साथ मंगलौर बस अड्डे से लेकर मंगलौर पुलिस चौकी तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में एक नर्स की हत्या कर उसके चेहरे को किसी एसिड से क्लीन कर दिया गया और उसकी जांच भी सही ढंग से नहीं की जा रही है। वहीं बस चालकों ने भी एक नाबालिग बच्चे से गैंगरेप किया और इसी के चलते अब लगता है कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था जितनी लचर हो गई है, जो अपराधों पर रोक नहीं लगा पा रही है। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जहां जहां
बीजेपी शासित प्रदेश है उन सभी राज्यों में कानून व्यवस्था बहुत खराब हो चली है। इसी को लेकर आज यह कैंडल मार्च निकालकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर बीजेपी सरकार को चुताने का काम किया गया। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।